नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है श्री हरि स्टड फार्म में। और हमने भाई इससे पहले आपको जितने भी वीडियो दिखाए तो सर के फार्म के जितने भी स्टैलियन थे हमने आपको सारे पार्टों के अंदर दिखाए। और इस वीडियो के अंदर कुछ हम ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं, तो मेरे को लगता है कि आप या तो आधी अधूरी कहानी सुनना मत। अगर जो गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहा है या खाना खा रहा है तो मेरे को लगता है कि रात में शांति से देखना पूरा वीडियो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है ना। तो हैरी भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पहले मैं देखता था आप पोस्ट डालते थे, इस आदमी ने ये फ्रॉड कर दिया, न्यूज़ चैनलों की कुछ कटिंग भी डाली, कुछ हाई कोर्ट का भी कुछ डाला, कुछ एफआईआर भी डाली आपने कुछ लोगों के खिलाफ। आखिर क्या था वो मैटर और कैसे क्या जंग लड़ी आपने घोड़ों के लिए और कैसे अपने घोड़ों को आज़ाद कराया जेल से, उस चीज़ के बारे में। जेल का मतलब जिन्होंने लिए थे उससे, है ना। तो उस कहानी के बारे में मेरे को लगता है कि विस्तार से बताएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ों के लिए कोर्ट जाने वाले मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में 2-3 ही लोग होंगे। तो उसके बारे में ज़रा मेरे को विस्तार से बताएं क्या मैटर था, क्योंकि वो कन्फ्यूजन ही बना हुआ है आज तक। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, पर जिनको नहीं पता उनको कुछ भी नहीं पता है। जी जी। तो सबसे पहले तो नमस्कार प्रदीप भाई। बिल्कुल, नमस्ते सर। एक और बार मैं केरला में आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सर। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ। मेरे अपने स्टाइल में हाँ। कि जब वक्त अगर अच्छा हो तो उड़ने के लिए आसमान कम पड़ता है, और वक्त अगर बुरा हो तो हर कदम पर ठोकर लगता है। बिल्कुल। मगर हमने तो ठोकरों को खा खा कर ही उड़ना सीखा है, मगर चाहे कोई कितना भी उड़ ले उसे ज़मीन पर तो उतरना ही पड़ता है। समझ गए ना प्रदीप भाई? ये आपने इनके पूरे उसका शीर्षक सुना दिया मेरे को। अब कहानी अब स्टार्ट होगी। कहाँ दुबई में बैठे हुए थे, एक घोड़ा नहीं था, कहाँ कहाँ उड़े, किस किस लेवल पे उड़े, और फिर कहाँ आके गिरे, और फिर जहाँ से गिरे फिर वहाँ से वापस उड़े। घोड़ों के लिए फिर जंग लड़ी। पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। तो कैसे जंग लड़ी हैरी भाई घोड़ों में, और कैसे हो गया ये सब मैटर? हाँ, ये जो बात होती है ना भाई, कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी? ये इसकी एक दूसरी भाषा में मैं आपको बता दूं कि शुरुआत तो होती है भाई कि हमारे पास, हम दुबई में हैं और हमारे पास बस घोड़ा लेने की हमारी चाहत है, तमन्नाएं हैं। बस बचपन से घोड़े के पीछे हम दीवाने हैं। एक दीवाने के साथ ये दीवानी भी जुड़ गई, फिर तो बस दो हो गए, दो हो गए। फिर वो बाकी कहानियों में आपने सुनी होगी कैसे हमने एक स्टैलियन लिए और कुछ मैर्स लिए, ये सब तो कहानियाँ सुनी। ये सब कुछ थे नॉर्थ इंडिया में। बिल्कुल। अभी कोरोना का मामला जब थोड़ा ठंडा पड़ा तो ये मैं कह रहा हूँ सितंबर अक्टूबर की बात है 2020 की। बिल्कुल। 2020 में हमने डिसाइड किया कि भाई ये सारे घोड़े अब केरला लेके आए, और केरला लेके आए। कुमरगम नाम की जगह पे हमारा एक रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में इन घोड़ों को लेके आए। उसमें तभी आया था देवव्रत आया था, ऑस्कर आया था, केसर आई थी, और उसके साथ 3-4 और मेयर्स आए थे। पूरे 7-8 घोड़े लाके वहाँ पे रखे। 2-3 महीने के बाद हमें, और उस टाइम पे हमने वरुण पटेल को भी बुलाया था। वरुण पटेल ने भी आके ये सारे फ़ोटोशूट्स वगैरह की थी, और उसने भी डाला था। तो काफ़ी वो सब वीडियोस यूट्यूब में सब बहुत फेमस हो गया कि केरला में ऐसे ऐसे घोड़े आए। बिल्कुल। तब क्या हो गया कि साउथ इंडिया के काफ़ी सारे लोग जो भी है हमसे फेसबुक में जुड़ने लगे। तब तक तो मेरे साथ नॉर्थ इंडिया वाले ही जुड़े थे। 2-3 महीने, 1 महीना रखा होगा मुश्किल से यहाँ पे हमने। तब हमको पता चल गया कि जो केरला की जो नमी की जो वेदर होती है और वहाँ पे जो फीडिंग की जो इश्यूज होती है, उसके कारण ये ऐसे अच्छे अच्छे घोड़े जो हैं यहाँ पे रखना, यानी कि 10 गुना ज़्यादा का एफर्ट हमको लेना पड़ेगा। और वो रिसोर्ट में भी जो जगह थी, यानी इनको लंचिंग देना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम नहीं हो रहा था। तो इस बीच में मैंने ये सोचा कि चलो भाई, या तो फिर अपनी एक जगह लेके ये सब सेट करना है, लेकिन ये सब लेके सेट करके किसी को देख के रख के यहाँ से जाने के लिए मुझे 1 साल यहीं बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। जो मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि 2-4 घोड़े शौक के लिए अपन रख लेते हैं और इसको गुजरात में वापस भेज देते हैं, वहाँ पे रखेंगे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद या तो बेच देंगे या फिर कुछ करेंगे। सिर्फ देवव्रत को नहीं बेचना है। ये हम लोगों ने एक डिसीजन ले लिया था।
तो फेसबुक में एक बंदा तमिलनाडु पोल्लाची से, जो यहाँ से हमारे यहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर है, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई और उसने मुझे बुलाया और बोला कि सर आप ऐसा करें ना, पोल्लाची आ जाएं, यहाँ की वेदर देखिए, यहाँ के कंडीशंस देखिए, यहाँ पे और भी 2-3 बड़े नामचीन घोड़े वाले हैं जिनके पास 1-2 स्टैलियंस हैं और कुछ मेयर्स हैं, 10-15 साल से मारवाड़ी घोड़ों में हैं, जिनके कारण साउथ में भी मारवाड़ी बहुत प्रचलित हुआ है। तो मैं बोला हाँ भाई ठीक। फिर उसने ये भी कहा कि एक शो आने वाला है 2021 को, तो उस शोज़ में आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे घोड़े हैं, इन्हें तो आप उतारें उसमें। तो मैं गया, जब उससे मिलने गया तो फिर मुझे जगह वगैरह दिखाई, उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह दिखाई, बोला ये हमारी जगह है, और हमने एग्री किया कि भाई 3-4 घोड़े लाके यहाँ पे ट्राई करते हैं, कुछ दिनों के लिए रख के कैसा हाल होता है स्टेबलिंग के लिए। स्टेबलिंग के लिए जब हमने 2-3 घोड़े लेके गए थे यहाँ से, तो जब उधर गए उसके फार्म में, तो उसने बोला कि मेरे फार्म में अभी कुछ पानी वानी का कुछ इश्यू चल रहा है, मैं आपको मेरे एक दोस्त के यहाँ लेके जाता हूँ, जहाँ पे आप इन घोड़ों को फ़िलहाल के लिए रखिए, बाद में इधर लेके आएंगे। तो मैं बोला ये क्या आदमी है यार, यहाँ आया अभी वापस दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वापस दूसरी जगह जाके वहाँ पे उस बंदे से मिलाया उसने। मैं नाम डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नहीं, हम सिर्फ एक्स आदमी को मान लेते हैं। हाँ हाँ। तो बंदा कैसा था कि बहुत बड़ा एक ऐसा ये सब तिलक वगैरह लगाया हुआ था माथे पे, तिलकधारी हैं, तिलकधारी, और क्या बोलते हैं, बड़ा यानी झुक झुक के बात करता है, भैया जी आप आए, हम धन्य हुए, सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा से चल रहा है। ये जो जगह है 13 एकड़ की हाईवे में, ये मेरे पापा की जगह है, यहाँ पे ये मिल है, ये हमारा पुश्तैनी ख़ानदानी मिल है, बहुत सारे वो ये देखो, उसने तभी वो लेके आया कुछ, वो मिल से जो कुछ बनता है उस सब का कुछ कुछ लेके आके दिखाया। मैं बोला मिल तो बंद पड़ी हुई है और ये साला मुझे ये सब क्यों फिर भी हमने ज़्यादा सोचा नहीं कुछ उस टाइम पे, यानी अपनी थीम बना रहा था। हाँ हाँ हाँ, यानी ऐसा था कि दाना डाल के, पूरा दाना डाल के चुक चुक के जब हम आए तो ये कर लो। तो फिर मुझे बोला कि ये बंदा जो है, जो आपको यहाँ लेके आया, उसका तो पहले से ही प्लान इधर रखने का था, बाद में उसको पता चला कि हरी भाई इतने बड़े आदमी हैं, इधर रखेंगे तो मेरे साथ जुट जाएगा तो शायद उसकी कट जाएगी, तो इसने अभी सारा मेरे साथ धोखेबाजी कर दी है। तो आप देखो मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोनों के पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, कुछ दिनों के लिए रखेंगे शो तक, उसके बाद ले जाएंगे। तो इसके पापा से बात की, जो जिसके यहाँ लेके गया था, तो वो भी बड़े नामधारी और ये सब तिलक वाले और बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि हम तो घोड़ा बहुत चाहते हैं और आपका नाम भी हमने बहुत सुना है, आपको जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम यहाँ पे दे देंगे, आप उसका जो है पेमेंट कर देना और मेरे बच्चों को अपने अंडर ले लेना, यानी कि आपके साथ ले लेना। क्योंकि वो क्या है कि घोड़ों में उनकी बहुत रुचि है और वो चाहते हैं कि, मैं भी चाहता हूँ कि आपके जैसे किसी इंटरनेशनल बिजनेसमैन के साथ रहेंगे, छत्र छाया में रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके साथ उनका भी कुछ फ्यूचर बन जाएगा। तो मैंने भी दिल से मान लिया, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों की उम्र मेरे ख्याल से जो बड़े वाले की थी 27-28 साल की थी और छोटे वाला था 24-25 साल का था, तो मैं उन्हें छोटा भाई ही मानने लग गया था, जैसे समझ गए ना। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आज के बाद ये तो मेरे भाई जैसे हैं। तो वहाँ पे जाके ये 4-5 घोड़े जो थे हमारे लाके छोड़ दिए। उसके बाद शो आया। जब शो आया तो मुझे लगा कि इसमें से कोई भी घोड़ा इस कंडीशन का नहीं है जो शो में उतर सके। तभी हमने राज प्रिंस खरीद लिया था ऑलरेडी नॉर्थ में। तो मैं बोला यार चलो राज प्रिंस को लेके आते हैं और एक 3-4 मेयर को लेके आते हैं। ये 3-4 मेयर को भी हम लेके आए और वो राज प्रिंस ने और 2 मेयर ने शो में जीत भी हासिल कर ली। इसके बीच में क्या हुआ था कि हमने 2020 में, मैंने और मेरे फादर इन लॉ ने एक कंपनी खोली केरला में। वो कंपनी हैरी भाई के नाम से खोली। हमारा आइडिया ये था कि कल को कभी हम वापस आएंगे तो ये हैरी भाई जो मेरा एक नाम बन चुका था उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके नाम से कंपनी रजिस्टर करके रखनी है। उसमें कुछ हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कल को जब हम देखेंगे, जब कोई फुर्सत होगा कुछ करेंगे तब कर लेंगे। तो इन लोगों को भी ये बात पता चल गई कि भाई ऐसी ऐसी एक कंपनी है। तो हमको बोला कि भैया, उसके फादर ने बोला कि आप ऐसा करें ना, इनको भी उसमें एक पार्टनरशिप। मैंने बोला देखो अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जब भी करेंगे तो कम से कम 1-2 करोड़ 3-4 करोड़ का लागत आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप। तो बोला हमारे पास तो 300 करोड़ की देखो हमारी मिल है, ये है वो है, इसके अलावा इधर है उधर है, तो पार्टनरशिप दे दीजिए आप हमें। तो बिना कुछ सोचे समझे
उसमें मैंने एक 40% पार्टनरशिप उनको दे दी। तो उस पूरी पूंजी उस कंपनी की 1 लाख रुपए की थी, बिल्कुल, जिसमें मेरे और मेरे फादर इन लॉ का शेयर था। बिल्कुल। ये बंदा आता है अपने शेयर लेके, शेयर लेता है, तो उस शेयर के पैसे इसने जो देने चाहिए थे, उस दिन मुझे बोला कि उनके पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, 20-25 हज़ार देने थे प्रदीप भाई, वो भी नहीं दिए। मैंने बोला ये छोड़ना यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतनी फॉर्मेलिटी की क्यों बात करते हो, हमने इतने बड़े बड़े घोड़े आपके हवाले दिए हुए हैं, आप पे इतना भरोसा है, तो 25-30 हज़ार के लिए कौन ये करेगा करके वो मामला वहीं पर छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि 2-3 महीने बाद पूछा कि भाई किधर है ये 25-30 हज़ार तो दे दो हमें, तो एक एक कारण बनाए गए, वो बनाए गए, ऐसे बनाए। फिर मुझसे बोला गया कि हमारा बिज़नेस कोरोना में बहुत डूब गया, अभी हम नहीं चाहते कि पापा से कुछ लें, हम अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं। अब आप तो हमारे बड़े भाई हो, और दीदी दीदी दीदी, भैया भैया, ये वो, यानी इतना दीदी इतना भैया कि भैया मैं, हमको तो किसी ने इतना नहीं बुलाया। यानी कि वो ऐसे बोले अंदर ही अंदर बड़े भाई की ले रहे थे। हाँ नहीं, बड़े भाई बनाकर ले रहे थे। बड़ा भाई बनाकर और दीदी बनाकर हमारे ले रहे थे। तो हम आते थे हर 2-3 महीने में प्रदीप भाई, एप्पल आईफोन, कूलिंग ग्लास, घड़ियाँ, परफ्यूम। आप बड़े भाई थे ना यार, छोटे हाँ भाई बड़े भाई। तो इनका क्या रहता था कि जब हम आते तो मैं पूछता था कि भाई कुछ चाहिए तेरे को, नहीं नहीं भाई आप आ जाओ, बस हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे से एक भेज देंगे, भाई ये आईफोन अगर आज मिल जाता, अगर आपको वहाँ पे कम दाम में, तो इधर आते ही हम पे कर देंगे। तो इनको मालूम है कि जगह मैं कुछ अगर ला के दूँ तो उसके पैसे नहीं लूँगा। बड़े भाई हो ना, बड़े भाई। तो हिसाब ये चलता था कि हर महीने का जो खर्चा होता था वो खर्चा इनको दे दिया जाता था थ्रू बैंक। ऐसे भाई कहाँ मिले यार। हाँ मैं ही करती थी, मेरे अकाउंट से जाते थे सब। हाँ ओके। तो उन लोगों को मैं भेजती, जो भी उन लोगों को पैसा मेंटेनेंस के लिए वो मैं करती थी, क्योंकि मेरे अकाउंट से जाते थे। ये तो भाई भाई का रोल कर रहा था, वो मुझे इतना, मैं इतनी जल्दी अटैच नहीं होती, तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि मैं इधर ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा वक्त लेके चलो ठीक है ये अच्छा है, किसी किसी का नज़र से पता चलता है, किसी का। सर क्या ज़्यादा भावनाओं में बह गए थे बड़े भाई के। जी हाँ, शायद नहीं पहले वो छोटा वाला ही था उसमें, तो धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद वो बड़ा वाला आ गया उसमें, कि बोला भाई मेरा छोटा वाला है, उसको इतना समझ नहीं है, तो फाइनेंस वगैरह का तो सब मैं ही देखता हूँ पूरे हमारे बिजनेस के। वो तो ऐसे बता रहा था जैसे बिरला और टाटा के एम्पायर जैसे अलग एम्पायर वो लोग चलाते हैं। बिल्कुल। तो इसके बीच में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हरी भाई आप कैसे लोगों के पास फंस गए हो, तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग। फिर मैंने सोचा यार लोग ये ना प्रदीप भाई, कोई भी अच्छा होता है तो उनको जलन होती है और वो किसी का भी बुरा ही करने की कोशिश करते हैं। चलो मैंने इन पे भरोसा इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने वो इतना बड़ा तिलक लगाया था, सब कुछ भगवान भरोसे हमें दिखाया था। जिस दिन हम लोग पहली बार वहाँ गए थे, इन्होंने बहुत बड़ी पूजा का ऑर्गेनाइज किया था और इतना भक्ति भाव से रहने वाले लोग हैं, ऐसा हमको दिखाया था कि हम तो भाई भगवान पे भरोसा करके गए थे। उस दिन भी एकादशी थे, आज शूटिंग कर रहे हैं, आज भी आज एकादशी का दिन है। तो जिस दिन मिले थे वो उस दिन भी एकादशी थे, जिस दिन निकले थे उधर से वो भी एक एकादशी के वेश में गुंडे थे। और ये जो आज इंटरव्यू ले आज भी एकादशी, हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, तो जो भी ये कह रहे हैं ना सच कह रहे हैं। तो ये हाँ, तो ये सब बात हो गई। और तो 4 महीने के बाद फिर हमने उससे पैसे वैसे बोले छोड़ दो यार, आप पैसे वैसे की वो सब छोड़ो, कंपनी पड़ी है केरला में, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको जो महीने का खर्चा है दे देना है, कवरिंग से या बाकी कोई सेल वगैरह से जो भी इनकम आता है वो लोग रख लेते थे, हम उससे पूछते भी नहीं थे, और उनका जो खर्चा पानी था वो भी हम लोग दे देते थे। यानी महीने का 1.5-2 लाख रुपया उनको जाता रहता था। कितने साल आपने स्टेबलिंग रखी? नहीं कितने साल नहीं, आ रहे हैं अभी उस कहानी तक तो पहुंच ही रहे हैं। तो 7-8 महीने के अंदर क्या हुआ प्रदीप भाई, मैं इनको लेके पूरी इंडिया में घूमता था। बाद में मैं जिस 5 स्टार फैसिलिटी में रहता था वहाँ पे इनको भी लेके जाता था, हर जगह पे मेरे भाई मेरे पार्टनर करके इंट्रोड्यूस करता था। मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी से लेके महाराजा से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास लेके गया और सबके सामने उनको बोला कि मेरा भाई है, मेरा पार्टनर है, और इनको यानी कि मैं नहीं हो तो यही मेरा सारा काम संभालते हैं, तो मेरे जितनी इज्जत इनको भी मिलनी चाहिए। तो गुजरात वगैरह महाराजाओं के पास सब जाते थे, मेरे को वो सब ओढ़ के बुलाते थे, रिसीव, तो इनको भी वो सम्मान वो लोग देते थे, समझ गए ना। बिल्कुल। तो
अभी क्या हो गया, एक 4-5 महीने के अंदर इनको सारा गेम समझ में आ गया कि भाई इतने इतने बड़े स्टैलियंस हैं, इतने इतने मेयर्स हैं, पूरी इंडिया में हमारा नाम ढिंडोरा पिट रहा है और सब जगह से इज्जत आ रही है। लेकिन इनको एक प्रॉब्लम ये खड़कने लग गई कि सब तो हरी भाई की बात करते हैं, हमारी कोई बात नहीं करता है। तो मैंने बोला देखो भाई, उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे घोड़े और मेरे कैरेक्टर के ऊपर। अभी आप भी आए हो, अभी आपने भी हज़ारों इंटरव्यू लिए होंगे, कोई लोग के इंटरव्यू करते करते आपका दिमाग पक जाता होगा। अब हम बात कर रहे हैं, मज़े में बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने घंटे हो गए, लेकिन कुछ एनर्जी रहती है हमेशा, समझ गए ना। वो एनर्जी हर कोई लेके नहीं आ पाता है, हर कोई घोड़ा भी वो एनर्जी नहीं ला पाता है, जैसे कि आपने देखे होंगे यहाँ पे अभी हमारे फार्म में। तो ये सब हुआ, 7-8 महीने सब ठीक चला प्रदीप भाई। उसके तब तक एक गाड़ी भी लेके आ गए थे हम अजित नंदाल से, एक ट्रॉली भी लेके आए थे। तो मैंने बोला उसका जो रजिस्ट्रेशन करना है वो भी इनके नाम पे कर दो, क्योंकि मैं तो वहाँ रहता हूँ, कहाँ साला इसके पीछे घूमूंगा। और ट्रॉली भी थी, उसके अंदर एक 8-10 पूरे मिला के 15 घोड़े आ गए थे यहाँ पे। 8-9 महीने के बाद जब हम वापस आए, हमने देखा कि राज प्रिंस की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो सिर्फ राज प्रिंस की नहीं, मेयर्स के भी सबके हालत डाउन थे, लेकिन वो विजिबल जो था एकदम से, यानी जो घोड़ा ऐसे खड़ा रहता ना प्रदीप भाई, एकदम से वो ऐसे हो गया था। अब राज प्रिंस जैसा घोड़ा अगर आप सोचो कि वो अगर ऐसा हो जाए, तब तो यार दिल को बड़ा चोट लगता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बीच में क्या होता था कि जो यहाँ के काम करने वाले लड़के होते थे, वो कभी कभार हमें फ़ोन करते, क्योंकि आपने तो देखा मैं हर किसी से जाता हूँ, मिलता हूँ। कल भी किसी लड़के को थोड़ा चोट लगा तो मैंने उससे गले मिला और मैं उसको बोला देख तू चिंता मत कर। वो हमारी एक नेचुरल एक ये है। तो ये बोलने लगे कि सर ये तो हमें गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो पैसा हमें देना चाहिए टाइम पे वो नहीं मिलता है। तो मैं इनको पूछता था तो ये बोलता नहीं हमने तो दे दिया है, वो साले झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन में रहते, कन्फ्यूजन की स्थिति बनाते रहते। तो सप्लायर लोग, जैसे किसी ने वो जो लूजन सप्लाई करता है, कोई और चीज़ जो सप्लाई करता है, वो हमको सर ये क्या कर रहे हो, आपका आदमी ने अभी 4 महीने से पेमेंट नहीं दिया है। तो बोला यार ये क्या हो रहा है, तो बोला नहीं ये तो देखो कल हमने दिया है, इसको पेमेंट दिया है। ऐसे करके ये ना हर चीज़ को कुछ ना कुछ कारण बता के हमें कन्फ्यूजन में रखते थे। एक 8-9 महीने में इतना तो समझ में आ गया प्रदीप भाई कि ये लोग जो हैं, जो बाहर से जो दिख रहे हैं वो है नहीं। और इसके जैसे ही मैंने पहली बार इनके यहाँ पे गया था तो हम लोग सब बैठे हुए थे और ये 2 भाई और उनके बाप था। तो बाप बड़े भाई को पूछता है ऐसा करो, ये जो हमारी जो जगह है इसके बाहर में ना एक बहुत बड़ा रथ जैसा, जिसमें श्री कृष्ण 5 घोड़े लेके जा रहे हैं, ऐसा आप एक बनवाओ। तो मैंने बोला क्यों भाई, ये सब खर्चा क्यों करवा रहे हो? तो बोला नहीं ये खर्चा वर्चा नहीं है, इतने बड़े बड़े घोड़े आप लेके आए हो, ये तो हमारी शान बढ़ाएगा इस जगह की। तो फिर वो अपने बेटे को पूछता है बेटा इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? तो बोला बापू एक 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख में हो जाएगा तो करवा लो उसमें क्या? तो मैं बोला ये तो बड़े बड़े लोग हैं यार, ये तो ये नहीं वो राजाओं की तरह ऑर्डर। हाँ राजाओं की तरह। अच्छा अब छोटा वाला क्या बोलता है, हम यहाँ पे ना म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे और रोज सुबह घोड़े जो हैं एकदम भजन से शुरू करेंगे और शाम को डिस्को बजाएंगे। आप कह देते ना मैं दुबई से ऐसा करता हूँ, आईफोन वाले हेडफोन ले आता हूँ, वो लगाएंगे। तीसरा बोला कि मेरे को हम ऐसा पैडक यहाँ पे बनाएंगे जिसमें पूरी लाइटिंग होगी। तो मैं बोला देख यार इतने खर्चे तो मैं कर नहीं सकती। नहीं आप क्यों खर्चा कर रहे हो, वो सब तो हम कर लेंगे, यानी वो जो रथ बनाना है, ये म्यूजिक सिस्टम। मैंने बोला देख घोड़ों के लिए जो करना है वो मैं करने के, बाकी तुम्हारी जगह है, तुम्हारे बाप की जगह, तेरे को जो करना है तो कर ले। तो इसके बीच में इन्होंने क्या बोला कि देखो उनसे एक एग्रीमेंट ले लो कि ये जगह हमने लीज में लेके इतने पैसे में लीज में ली है और वहाँ पे ये हम कर रहे हैं करके। तो वो एग्रीमेंट के लिए ये कोई डॉक्यूमेंट लेके आते ही नहीं थे, कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे, कुछ ना कुछ। लास्ट में एक बार जब वो डॉक्यूमेंट लेके आए तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था प्रदीप भाई कि ये जो जगह है, जैसे ये रोड है, ये मैंने आपको लीज में दे दी, लेकिन ये रोड किसकी है उसमें कुछ भी। अच्छा हाँ, तब हमको यानी मैंने बोला अभी कुछ ठीक नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसमें पहले तो उन लोगों के लैंग्वेज में लेके आया तो मैंने गूगल ट्रांसलेट करके देखा, फिर मैंने बोला आप लेके आओ प्रॉपरली, ये जगह किसका है वैसा प्रॉपर लीज एग्रीमेंट लेके आओ, फिर मैं करती हूँ। क्योंकि ये पेपर के बिना ऐसे कुछ उन लोगों का नियत भी थोड़ा चेंज हो रहे थे। तो मैंने बोला मुझे थोड़ा फिशी लग रहा है, आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि मेरे पास ऑफकोर्स आई ऑलवेज कीप अ ट्रैक,
दैट्स इट। घोड़े पसंद है इसीलिए उन लोग का हेल्थ देख के बहुत अलर्ट हो गई, तब से हम लोग अलर्ट थे। फिर लोगों से यहाँ वहाँ से बातें आने लगी। मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ, महीने के मैं 2 लाख भेज रहा हूँ इन लोगों को। एक बार मैं वो जो गाड़ी ट्रॉली लेके आई थी उसको लेके हम पेट्रोल पंप में गए, तो पेट्रोल डलवाई, पेट्रोल का खर्चा भी मैं दे रहा हूँ। तभी भी वो छोटा वाला वहाँ खड़े हो के यहाँ घूम रहा है, वहाँ 500 रुपये की पेट्रोल कोई डलवाता है भाई इतने बड़े गाड़ी में? मैंने तो कभी नहीं डलवाई 500 रुपये की पेट्रोल। भूल कराते घोड़े वाले तो। हाँ, तो 500 रुपये की पेट्रोल डलवा के वो वेट कर रहा है और भेजना वहाँ से, भेजना अपने बड़े भाई को बोल रहा है कि तू भेज मुझे पैसे तब मैं डलवाऊँ। तो और जब उसके बाद जब भी हमारे यहाँ मीटिंग होती थी तो इन्होंने मुझे बोला अब से ना जो जो पैसे दिए हैं उसका हिसाब चाहिए, मुझे बिल चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर बार ये बोलता था कि हाँ ये तो आपका हक बनता है, आपको तो सारा कुछ देखना चाहिए और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं आपको लेके दूंगा। तो अगली बार जब मीटिंग में आया, ऐसे बैठे हैं तो बिल दिखा, हाँ ये देखो दीदी ये है वो है ऐसे करके तभी फिर बोलेगा भैया आपको पता है कल शाम को देवव्रत ने क्या किया? तो बोला क्या किया देवव्रत ने? अरे बड़ा बवाल मचा दिया उसने, तो ये कर दिया वो बात को टाल दिया एकदम से। फिर हम लोग 1 घंटे तक तो देवव्रत में बिजी हो गए। तब एक कॉल आ जाए, बोला भैया आज थोड़ा बिजी हूँ, मैं कल आता हूँ। दीदी आप लोग कितने दिन के लिए? वापस वही पॉइंट पे फिर मैंने बोला मैं बात करूंगी, हिसाब के बारे में मैं बात करूंगी, बाकी सब आप बात कर लो। इसलिए अभी वो जब भी बात करते हैं ऐसे इधर उधर जाके फिर से मैं पूछी जिधर से शुरू किया वो बोलो, मुझे बिल दे दो, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों खर्चा किया, किसके लिए खर्चा किया, वो मुझे चाहिए। वो मिलते नहीं थे, वो मिलता ही नहीं था। तो ये बात अभी क्या हो गया कि प्रदीप भाई मेरा क्या है ना, प्रदीप भाई मैंने बोला ना आपको, पहले भी मैं बोला दोस्ती में सर आँखों पर बिठाता हूँ मैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनको उनकी औकात दिखाना भी हमें आता है। प्यार मोहब्बत में दिल खोल कर देता हूँ, लेकिन वक्त अगर ज़रूरत पड़े ना दगाबाजी करने पे गिन कर वापस लेता हूँ। तो जब तक दोस्ती रहती है ना तो मैं उस तरफ ये जो भी बोलती थी मैं नहीं सुनता था। आप चुप बैठो, वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। वो बड़े भाई थे ना हमारे बीच में झगड़ा होता था। मैं बोला आप मेरा कान भर रहे हैं उनके खिलाफ, वो बेचारे हमारे इतने सारे घोड़ों को संभालते हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग दुबई में बैठे हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब बच्चे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो भी सकता है करके मैं इन पे चिल्लाता था। फिर धीरे करके इन्होंने एक प्रूफ इकट्ठा करके मुझे दिखाना शुरू कर दिया, देखो आपकी सारी वाट लगा रहे हैं, आपके पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, घोड़ों की भी हालत ख़राब हो रही है। इन लोग के चैट होते हैं तो क्या होता है कि ये चैट करते हैं, फिर वो लोग भी कुछ ना कुछ पूछते हैं ना, जैसे क्या फोन ऐसा कुछ पूछते हैं, फिर 5 या 6 दिन के बाद वो नहीं दिखते वो चैट में, वो पूरे चैट डिलीट कर देते हैं। हाँ, डिलीट करते हैं। तो मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेना शुरू किया। इन्होंने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया, इन्होंने बातों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे बीच में क्या बात हुई। जो मैं कहते हैं ये सुनते नहीं। मुझे लगा कि ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा मुझे डर लगा, इसीलिए मैंने थोड़ा करके जितना हो सके वो प्रूफ इकट्ठा करना चालू कर दिया, करना शुरू किया। तो यहाँ से ये हुआ था जैसे 11-12 महीने के टाइम तक ये सिचुएशन आ गया था। फिर पता चला कि ये लोग बाहर जो हमने जो कंपनी केरला में रजिस्टर की है उसके नाम पे इनवॉइस बना के ये लोग बाहर फीड भेज रहे थे। जो फीड हमारे घोड़ों के लिए खरीदते थे, अच्छा, वो फीड को इस कंपनी के इनवॉइस रख के ये लोग बाहर बेचते थे और इनके पर्सनल अकाउंट में पैसे लेते थे। वो ट्रेडमार्क इनके ऊपर है, वो ट्रेडमार्क चुरा के ये लोग नया इनवॉइस बना के बाहर बेच रहे थे, उन लोग के अकाउंट में पैसे जा रहे थे। वो सब बाद में पता चला। फिर कुछ लोगों ने हमको मैसेज डाला, देखो प्रदीप भाई तभी भी हमारा नाम बहुत बड़ा था यहाँ पे, तो लोग हमें बोलते हैं अरे भाई हम आपका यहाँ से फीड मिला है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फीड है। बोला है फीड मिला फिर ऐसे एक दिन ऐसे ही किसी ने फ़ोन कर दिया, हरी भाई मैं इतना धन्य हूँ, मैं पहला घोड़ा रख रहा हूँ, आपके फार्म से मुझे एक घोड़ा खरीदने का मौका मिला, ये आपको थैंक यू बोलना चाहता था, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। तो मैंने उसको कॉल किया तो बोला अभी कहाँ से घोड़ा लेके आया? बोला नहीं, मैंने जब फ़ोन किया जिस नंबर पे यूट्यूब वगैरह में रखा हुआ था, तो एक बंदे ने फ़ोन कर उठा के बोला कि मैं हरी भाई बोल रहा हूँ। और तो मैंने उसको पूछा आपके पास घोड़ा है? तो उसने बोला हाँ ये घोड़ा है, सेल पे है। तो फिर मैंने उसको उस पर ही टोकन डाल दिया था और जिस दिन घोड़ा लेने गया बाकी पैसे उसको कैश में दे के मैं वो घोड़ा लेके गया। तो उसको मैंने पूछा कि भाई ये हरी भाई तो आप नहीं हो, वो किधर है? तो बोला नहीं वो तो दुबई चले गए हैं, अभी 3-4 महीने के बाद ही आएंगे, फिलहाल के लिए मैं ही हरी भाई हूँ खुद ही बड़ा भाई बन गया है। हाँ खुद ही बड़ा भाई। अरे उसने इतनी ये दिखानी शुरू कर दी
कि भाई पूछो मत, यानी लोगों को, हमको तो आपने देखा प्रदीप भाई, देखो हमको बंदा पसंद नहीं है ना, हम बंद कर देंगे और चले जाएंगे, लेकिन किसी अच्छे बंदे के साथ हम कभी भी कोई गलत काम, गलत व्यवहार नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इसके बीच में सारे घोड़ों की हालत भी ख़राब हो गई, हर बात पे खींचातानी, पूछताछ, ये वो, पैसा नहीं, क्या कहाँ गया, घोड़े की कंडीशन ऐसी क्यों है, और हर बात पे 1000 बात करना, और हर बात पे दूसरी किसी बात को बहाना बना कर लेके जाके यहाँ वहाँ घुमा देना। फिर हमारा वक्त नहीं होना, हम आते हैं 10 दिन के लिए, उस 10 दिन में हमारा 10 काम होता है, उसमें एक दिन तो बैठते हैं ऐसे जहाँ पे अकाउंट्स देखो या बात करो, उस दिन कुछ ना कुछ और नया बहाना बना के भाग जाना। कर करके एक स्टेज आ गया कि भाई हमारा दिल यानी बहुत दुखी हो गया कि भाई कहाँ आके फंस गए। तब जब हमने बोला कि भाई ऐसा है तो ऐसा करो कि हम यहाँ से, ये चलने वाला नहीं है, हम घोड़े मैं केरला में लेके जाता हूँ, मेरा भी जगह है अभी, वो वहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तब उन्होंने 1-2 बार मुझे ऐसे बताया कि इसके पहले उनके जगह में कुछ लोगों ने आके कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो एक फ़ोन कॉल किया था तो 500 लोग आ गए थे वहाँ पे मारने पीटने के लिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे बताया कि जो पॉलिटिकली जो वहाँ पे लोग, बड़े लोग हैं, वो यहाँ तक कि पुलिस और वहाँ की जो पब्लिक है उनके साथ है, तो अगर किसी ने ऐसी वैसी कोई ज़रूरत की उसको तो हम ठोक देंगे। ये आपको इनडायरेक्टली समझा रहे होंगे। इनडायरेक्टली 3-4 बार मुझे ये बताया गया कि भाई सोच समझ के करना। व्हाट्सएप में मैसेज भी डाला। नहीं, इसके बाद जब इनकी बात पे मैंने पूरा यकीन हो गया मुझे कि भाई ये हो रहा है, तो मैंने इनको बोला मुझे भड़काओ मत, क्योंकि अगर मैं भड़क गया एक बार तो फिर आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं शांत रहना चाहता था। मैंने बोला ये चुतिया बना ही रहे हैं, अब हम फंसी गए हैं तो बनते रहते हैं थोड़ी दिन के लिए, ऐसे चलने दो। तो 4 महीने तो वैसे ही चले गए। लेकिन फिर अगली बार जब राज प्रिंस की कंडीशन बहुत बुरी हुई ना प्रदीप भाई, फिर तो मेरा तो दिमाग सटक गया। मैंने तो पूरा इंडिया में पोस्ट डाल दिया कि भाई सेव राज प्रिंस करके एक पोस्ट डाल दिया। वो देख के ये लोग भड़क गए, तो ये लोग भड़क गए और इन्होंने बोला कैसे आप कैसे कर सकते हो। मैं बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि घोड़े मेरे हैं और मैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साले तुम मेंटेन नहीं कर सकते, तो मैं अब अपने सारे घोड़े यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को एक मैसेज आया कि भाई तुम यहाँ से एक पत्ता, एक तिनका नहीं लेके जा सकते हो, और अगर तुमने ज़रूरत की तो तुम ही नहीं रहोगे। ये व्हाट्सएप में मेरा अभी भी पड़ा हुआ है। वो बड़े भाई को धमका रहा था। हाँ, धमका रहा था। उसने बोला कि देख हमारे बीच की बात है, वो हमारे बीच ही रख तू, और अगर ये बाहर निकल गई ना तो सारे सोशल मीडिया में हर जगह पे तेरी इतनी थूथू और बदनामी होगी कि तू जिंदा नहीं रहेगा। मैं बोला साले मेरे को धमका क्योंकि सोशल मीडिया और इंडिया में तो सब लोग तो मुझे जानते हैं, तेरे को तो कौन जानता है। तेरे को मेरे साथ जो 2-4 पिक्चरों में लोगों ने देखा है, और तेरे को मैंने जो इज्जत दी है उसकी वजह से तू यहाँ आज खड़ा भी है और इतनी बातें भी कर रहा है, वरना तो साले तेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में तू साला मुझे धमकी दे रहा है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया प्रदीप भाई, हो गया। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोला भाई आप पुलिस स्टेशन जाओ, एक कंप्लेंट दे दो इनके खिलाफ़ कि भाई ये हमारे घोड़े हमें, इसने बोल दिया ना तू लेके नहीं जा सकता है, तो फिर अब इससे क्या बात करूँ मैं। तो पुलिस स्टेशन में ये लोग गए और मेरे 2-4 दोस्त एक लॉयर को लेके गए और बोला ऐसी ऐसी बात है, दुबई वाली पार्टी है, उनके घोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। और तो ये लोग को पुलिस स्टेशन में बुलाया, तो इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके क्या बोला पता है, कि ये तो हमारे बीच में एक सिविल केस चल रहा है। अच्छा। उसके बीच में और मेरे बीच, जैसे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। हाँ, और उसका आधार बताया कि ये कंपनी जो केरला में रजिस्टर्ड है, उसने वो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। बोला देखो हमारी तो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप में ये सारे घोड़े हैं, और उस घोड़े को यहाँ से ना लेके जाए इसलिए हमने कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया है। अब मामला कोर्ट में है, पुलिस क्या कर रही है, ये था उसका सवाल। तो पुलिस ने भी सीधा बोल दिया भाई ये तो सही बात कह रहे हैं, और हम क्या करेंगे, आप कोर्ट में जाइए, आप कुछ भी कीजिए। उसके बाद शुरू हुआ एक दौर जहाँ पे ये कहा गया अब तो तू 25 साल के लिए फंस गया, क्योंकि कोर्ट में तो 25-30 साल ऐसी सिविल सूट चलता रहता है। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू घोड़े भूल जा, नहीं तो हम जो कहें वो मान जा। तो हम जो कहें मान जा का मतलब ये हुआ, मैंने बोला देख भाई 10 लाख दे देता हूँ मैं तुझे, 2-3 मेयर भी ले लेना तो भले ही, ताकि मामला निपटा दें। तो उन्होंने बोला कि 10 लाख से हमारा क्या होगा, तो बोला यार चल यार 15 ले ले। फिर किसी ने मुझे बात किया, जो यहाँ के लोकल तमिलनाडु के कुछ पोल्लाची के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह थोड़े बहुत थे,
उन्होंने भी एक दिन मुझे बुलाया, हरी भाई हम सेटल करा देते हैं आपका, आप आइए। तो मैं गया तो उन्होंने बोला देखो आप अपना एक स्टैलियन, 4 मैर और एक अमाउंट उनको दे दो। तो मैं बोला स्टैलियन तो कभी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं क्यों दूं उनको स्टैलियन। तो उन्होंने बोला कि देखो आप हम आपको सेटलमेंट के लिए बुला रहे हैं और आप हैं कि ऐसे जिद पे अड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है। आप अपने दूसरे घोड़ों को बचाइए, उनकी कंडीशन देखिए क्या हालत है वहाँ पे। इससे बेटर कि ये मामला खिंचता जाए, आप इसको ख़त्म कीजिए। तो प्रदीप भाई मैंने मान ली कि भाई चलो आप एक स्टैलियन भी ले लो और 10-15 लाख भी ले लो, 3-4 मैर भी ले लो। और तो इन्होंने बोला शाम को हम उनसे मिलेंगे, कंफर्म करके आपको बता देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। शाम को जब ये वहाँ पे गए तो वो लोग आए ही नहीं बात करने के लिए इनसे। उसके बाप ने बोला कि 10-15 लाख से हमारा कुछ नहीं होता है, मेरे बेटों को तो घोड़े दे दो और मुझे 40 लाख दे दो, फिर ये मामला लग गया। हाँ, फिर ये मामला निपटेगा। तो जैसे ही ये बात हुई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले हरी भाई आप कुछ भी कर लो, अब हम इसमें नहीं आएंगे और ये साले हरामी लोग हैं, इनसे तो बात करना भी फिजूल है। बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बॉनी डुनलोड को इन्होंने खुद कॉल किया। अच्छा। हाँ, कि बॉनी सर हमारे यहाँ पे ऐसा डिस्प्यूट हो गया है, आप आइए और हमारा थोड़ा सुलझा। तो बॉनी बना ने मुझे कॉल किया और पूछा हरी भाई क्या बात है ऐसी ऐसी, ये लोग ने बताया। मैंने सारे कुछ बता दिए। तो जब सारा कुछ बता दिया तो बॉनी बना बोले मैं आऊँ वहाँ पे डिस्कस करने के लिए। उन्होंने बोला कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जब हम घोड़े करते हैं तो सेल डीड मैं रखती थी और जो ट्रांसैक्शन डिटेल्स है वो भी मैं रखती थी और पासपोर्ट भी, वो सब मेरे पास है। वो सब लेके इन्होंने बनी भैया बना के मीटिंग में चले सारे कुछ उनको भेज दिए मैंने कि भाई देखो ये घोड़े हमने यहाँ से लिए हैं, इनसे लिए हैं, इनको इतने पैसे इस टाइम पे हमने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किए हैं। क्योंकि हमारा क्या है ना, देखो हम लोग NRI लोग हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, हमारा लोकल बैंक अकाउंट नहीं है यहाँ पे, हमारा सब फॉरेन बैंक अकाउंट है। और यहाँ जो भी करते हैं वो हम एक्चुअल बैंक ट्रांजैक्शन से ही करते हैं, समझ गए। और काफ़ी सारे घोड़ों के पासपोर्ट्स बने हुए थे हमारे नाम पे। बाकी जो नहीं था या तो फिर एक ईमेल कंफर्मेशन और बैंक ट्रांजैक्शन था, नहीं तो एक परचेस और सेल ऑर्डर जिसने सेल किया उसने साइन करके हमको तभी दिया था। तो इस टाइप से हम लोगों ने सब कुछ करवा रखे थे। अब इन गधों को ये सब पता नहीं था कि भाई हमारे पीछे इतनी बड़ी हमने सब कुछ कर रखी है। और हमने भी सोचा कि चलो भाई जो भी हो, कोर्ट कचहरी के मामले में कौन जाए प्रदीप भाई, ये पुलिस स्टेशन कोर्ट इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, दिमाग का मेंटली टॉर्चर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम उन सब चीज़ों से अनजान थे उस टाइम पे। तो फिर हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन वालों ने इनको बुलाया कि भाई आप आओ, और SP ऑफिस में गए थे तो SP के ऑफिस से इनको बुलाया गया। उनको क्लियरली पता चल गया कि भाई ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उसको बोला कि देखो भाई या तो तुम घोड़े रिटर्न करो, नहीं तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। इन्होंने क्या किया, वहाँ जाके हाई कोर्ट में जाके एक और ये डाल दिया कि पुलिस हमें हरास कर रही है इस मामले में। यानी कि सिविल कोर्ट से डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही? हाँ, यानी कि हमारा एक सिविल कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और पुलिस इनसे पैसे लेके उसको हरास कर रही है, हमको हरास कर रही है। तो उसके लिए इन्होंने पुलिस के खिलाफ एक केस दायर कर दिया, उल्टा चोर कोतवाल। उल्टा चोर कोत। तो देखो इनका नेक्सस कैसा है, इनकी पकड़ कैसी है ये, और कैसे कैसे ये लोग दाव खेलते हैं कि हम पे प्रेशर बना रहे। लेकिन ये लोग बोलते थे कि ये घोड़े कंपनी के हैं और हमारे पास पेपर है कि मेरा प्रॉपर्टी। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। तो हमने क्या किया प्रदीप भाई, इन्होंने जो सिविल सूट डाला था उसको हमने हाई कोर्ट से स्टे करवा दिया। हम फिर SP ऑफिस में गए और वहाँ पे जाके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब इसमें एक चमत्कार तो ये था, ये चमत्कार या जो भी है, कि जो भी घोड़े खरीदे गए थे वो मैडम के अकाउंट से पैसे डाले गए। बिल्कुल। जो भी घोड़े खरीदे गए थे उसका जो ओनर जो पासपोर्ट से लेके हर डॉक्यूमेंट में हर चीज का सबूत था, वो मैडम के नाम पे था। बिल्कुल। केस तो इसने मेरे पे डाला था, समझ गए, केस आपने मेरे पे डाला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो घोड़ा जो है इनके नाम पे, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं मैडम के नाम पे लेते हैं। बिल्कुल। तो वो तो एक प्रथा सी चली आ रही, इसके लिए ऐसा किया है कुछ नहीं है। ये जितनी भी इवन बाइक भी जो है मैडम के नाम पर है। मैं चलाती नहीं मगर वो बाइक मेरे नाम पे ऐसे करते आ रहे हैं बस। समझ गए ना। तो प्रॉपर्टी ली वो भी मैडम के नाम पर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ एक विश्वास होता है कि भाई उनके नाम से लो तो वृद्धि होती है या जो भी होता है। बिल्कुल। तो एक तो हमने इसका केस स्टे करवाया और उसके बाद फिर वापस हम लोग पुलिस महकमे में गए और उनको सारी हमारी दुविधाएं बताई। और जब हमको उन्होंने घोड़ा देखने के लिए वहाँ परमिशन दिया कि आप जाओ जाके देख के आओ, तब जब इन्होंने घोड़े को देखा ना प्रदीप भाई,
वो घोड़ों की हालत इतनी बुरी थी। 20 मिनट्स वो उस दूसरे बार जब गई, हाँ पहली बार जब गई थी पुलिस के साथ गई थी तो देखिए मैं रोई थी। अच्छा, घोड़े भी पुलिस के साथ देखने जाने पड़ते थे आपको? है हाँ, एक ही बार गए थे हम लोग। लॉक करके रखते थे हम लोग, बाहर पूरा लॉक करके रखते थे। हाँ, वो धमका भी तो रहा था 500 आदमी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, आदमी तो आएंगे। हम लोग सिर्फ पुलिस के साथ जाके देखा और पैथेटिक था, कंडीशन वाज पैथेटिक। यानी प्रदीप भाई इसके फोटोज आप जरूर डालना आपके इसमें, हम आपको दिखाएंगे फोटोज कि कोई घोड़ों से ऐसा ना करे, क्योंकि 7 पीढ़ी तक ना इसका श्राप होता है। हाँ, लोग तो आज का ही नहीं, लोग तो दूसरे दिन का नहीं सोच रहे, शराब तो बहुत दूर की चीज़ है वो तो उनके लिए। मैं तो सोचती हूँ कि आज अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, मेरे फैमिली के लिए अच्छा है। एक घोड़े हैं वो बात भी नहीं कर सकते, कुछ भी एनिमल, कोई भी एनिमल हो तो वो बात नहीं करते, उसका पीड़ा कैसे बताए वो देख के ना। अगर आप एक अश्व प्रेमी या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, जिसको अश्व के बारे में कुछ पता ही नहीं, इफ यू आर इन जिसका दिल होगा ना प्रदीप भाई, जिसको दया होगी, जिसको दया होगी, जिसके दिल में अगर दया होगी ना, वो किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेगा। चलो उसने ना, मैं एक चीज़ भी आपको बता दूं, अगर घोड़े सारे अच्छे कंडीशन में खड़े रहते हैं वहाँ पे ना, तो हम शायद इतना हमको पागल नहीं होते उसके पीछे। जब हमने घोड़ों की कंडीशन, अस्थि पंजर जो कहते हैं ना जिसको, यानी कि मान के चलो हड्डी के ऊपर खाल, हड्डी के ऊपर खाल, उसमें भी प्रेग्नेंट कुछ मैच, समझ गए। और स्टैलियन तो जैसे राज प्रिंस तो भैया ऐसे ढीला ढूला खड़ा हुआ है जैसे कि साला वो तो खाली वो इतना ही दे रहा होगा कि ये जिंदा रहे, मरे भी नहीं। हाँ, मरे भी नहीं। और उसको भी यूज़ किए जा रहे हैं कवरिंग के लिए, इसके लिए उसके लिए, जहाँ मिलो 5,000 10,000 कोई भी लेके आ भैया, राज प्रिंस खड़ा है, ऑस्कर खड़ा है, सब कुछ खड़ा है यहाँ पे। जितने पैसे बनाओ धड़ल्ले से बनाओ, या हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई हमने तो सिविल सूट कर दिया, ये पार्टनरशिप का मामला है और अब तो भैया कोर्ट डिसाइड करेगी सब कुछ, और हम बैठे हैं आराम से, जो करना है कर लो। ये सोचो कितनी मानसिक टॉर्चर होगी हमें। उस दिन इन्होंने प्रण लिया, जब वो घोड़ों को देखा उस हार्ड मास में, तो उन्होंने एकदम से बोला, भगवान से प्रार्थना की और बोला, हमने भगवान के भरोसे जब इन लोगों को देखा, इनकी बातें सुनी, हमको ऐसा लगा कि भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, उस भरोसा करके हमने इनके साथ काम किया है और आज हम इस स्थिति में आए हैं। हमारे साथ अभी कोई नहीं है इस लड़ाई में लड़ने, किसके पास जाएं हम, कैसे बात करें, क्या करें, कुछ कर कैसे इसे। तो ये रोई वहाँ पे खड़े होके और उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे घोड़े जिस दिन यहाँ से मैं निकाल के लेके जाऊँगी, उस दिन मैं अपना सर मुड़वाऊँगी आपके पास आके, तिरुपति भगवान के पास आके। तो जब इन्होंने वो प्रण लिया तो मैंने बोला कि चलो मैं भी आपके साथ आऊँ और वो सर मुंडवाऊँगा। ये हम दोनों ने उसी टाइम पे प्रण लिया। उसके बाद तो प्रदीप भाई घोड़ों को बचाने के लिए उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगा। पूरी पोल्लाची की पब्लिक हमारे साथ आ गई। उन्होंने बोला हरी भाई ये तो फ्रॉड है, हम आपको पहले, जब तक खबर मेरे को लगता है सब जगह फैल गई। जब मैं आया था पोल्लाची, हम लोग दोनों गए, फिर पूरे लोग हमारे साथ जुड़ गए। तो इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट किया कि हमने गुंडों को लोके उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये लोग इतने स्मार्ट हैं इस गेम में कि हर जगह वो कुछ ना कुछ एक नया ऐसा कांड क्रिएट करते हैं। वो पुलिस को भी डराते हैं, पब्लिक को भी डराते हैं, हमें भी डराते हैं। और वो यार खाली दिमाग है, उनको कुछ काम नहीं है ना, उनको कोई काम नहीं है। तो इन्होंने इसके साथ क्या किया, हमारे घर में लॉयर नोटिस आने लगे एक एक करके कि मेरे फादर इन लॉ के नाम पे, मेरे नाम पे, मेरे वाइफ के नाम पे 5-6 लॉयर नोटिस, एक केस इधर एक केस उधर, पुलिस में जाके एक कंप्लेंट। यानी ये लोग ऐसा हर चीज़ करने लगे जिससे कि हम डर जाएं, हम टूट जाएं, हम यहाँ से भाग जाएं ना, ये सब छोड़ के, या फिर वो जो कहे वो चुपचाप ये लेके हम लोग दे के वहाँ से घोड़े लेके आए। मगर एक चीज़ मैं बताता हूँ प्रदीप भाई आज भी आपको, अगर हमने उन्होंने जो मांगा हुआ पैसा दिया भी होता ना, तो घोड़ा कभी वहाँ से वापस नहीं निकलता था। वो बोलता था मामला कोर्ट में है और पैसे तो हम चेक में तो नहीं देंगे, तो लेगा भी नहीं वो कोई, वो बोला ब्लैक में ही लेगा वो। बोला तूने तो दिया ही नहीं है, तू जो करना है कर ले। अगर हवाले के थ्रू पैसा दिया होता फिर कुछ नहीं होता।